आप सबको नमस्कार। हम आपके लिए सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ये वीडियो बना रहे हैं जो कि आगामी पेट परीक्षा, आरओ और पीसीएस 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, पुरस्कार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनका बिंदुवार संकलन यहाँ पे हमने किया है, तो आप सब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला जो समाचार है वो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के है। इसको लेकर के एक समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह 8 सदस्यीय समिति थी। 21वें विधि आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक साथ लोकसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाएं। तो बहुत हद तक संभव है कि 2029 में एक साथ राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव करवाए जाएं। अब देखिए 22वें विधि आयोग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें विधि आयोग ने भी इस समिति के साथ बैठक की और यह सुझाव दिया कि कुछ ऐसी डेट तय की जाए कि एक साथ चुनाव करवाए जाए। स्किल इंडिया डिजिटल ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत में शिक्षा और कौशल को डिजिटली रूप में लाने के लिए बनाया गया है। इसे लॉन्च किया भारत के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल क्या है, तो भारत में कौशल विकास के लिए यह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है, डीपीआई है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था न्याय प्रणाली में उभरती हुई चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा खरीद के 4500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें विशेष बात यह है कि यह देश में निर्मित हथियारों की खरीद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलेगा। यह जो है इसमें एक ध्रुवास्त्र मिसाइल भी है शामिल है। ये पूछा जा सकता है कि ध्रुवास्त्र क्या है, तो कम दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है ध्रुवास्त्र। इसमें सुखोई विमान भी शामिल है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। बख्तरबंद दल के वाहन की खरीद इसमें शामिल है। तो ये 4500 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया। ये पहल कौन कौन सी हैं? किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया, डोर टू डोर केसीसी अभियान लॉन्च किया गया और मौसम सूचना नेटवर्क, जिसे संक्षेप में विंड्स कहा गया, इसे लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा, किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी अभियान से इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से और वित्तीय समावेशन से, यानी बैंकिंग सिस्टम से इन्हें जोड़ने में आसानी मिलेगी। प्रलय मिसाइल क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो यह एक तरह की मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार कर सकती है। यह मिसाइल अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें ऐसी क्षमता विद्यमान है कि यह मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर और कोई मिसाइल से हमला किया गया तो उसे यह इंटरसेप्ट कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसकी तुलना चीन की डोंगफेंग मिसाइल से और रूस की इस्कंदर मिसाइल से की जाती है। एक स्वदेशी संचार पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली बनाई गई जिसे आईवीसीटी कहा जाता है। यही पूछ लेगा कि आईवीसीटी क्या है, तो यह अपने देश के वैज्ञानिकों ने ट्रेन के संचार को कंट्रोल करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। यह जो है कौन लोग मिलकर के बना रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये मिलकर के ये प्रणाली विकसित कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ, आप सब जानते हैं। इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया, पोर्टल लॉन्च किया गया, भारत लोकतंत्र की जननी। कौन सा ऐप है? भारत लोकतंत्र की जननी। इसमें सिंधु सभ्यता से लेकर के 2019 तक के विस्तृत भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को दिखाया गया है। तो यह संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है
और 7,000 वर्षों के लोकतांत्रिक लोकाचार को इसमें दिखाया गया है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु जो अमेजन कंपनी है, इसने 5 राज्यों के साथ समझौता किया। तो ये 5 राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए इसमें क्रम से भारत के पश्चिम तट पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे तमिलनाडु है केरल के बगल में। तो ये दक्षिण भारत के और पश्चिम भारत के एक साथ याद हो जाएंगे। उत्तर भारत का एक हरियाणा अलग से याद कर लीजिए। आयुष्मान भवः एक अभियान है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से लॉन्च किया गया। तो यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान गुजरात के गांधीनगर से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के हर गांव और शहर तक जो स्वास्थ्य सेवा है उसकी कवरेज की जाए, उसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो ये चर्चा में रहा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। विश्व की 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार कहाँ पर लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। सरकार कहती है कि अगर 20% इथेनॉल मिला दिया जाए पेट्रोल में तो हम सालाना आयात में 35,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। तो इथेनॉल ईंधन 100% से चलाने वाली कार का ट्रायल किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। तो इसे आप सब याद रखेंगे। प्रश्न पूछ सकता है कि किस संस्थान को हाल ही में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो NCERT। आप सब जानते हैं कि NCERT जो है यह क्या करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ट्रांसजेंडर के लिए नई दिल्ली के जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, इसमें ODP इनके लिए अलग से बना दी गई। अभी तक मेल और फीमेल के लिए ODP की बात होती थी, तो अब इनके लिए OPD ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से बनाई गई है, जहाँ पर इन्हें रोज़ की सुविधाएं तो मिलेंगी ही सामान्य स्वास्थ्य की, साथ ही साथ हार्मोनल उपचार भी किया जाएगा और इनको जो है मनोवैज्ञानिक और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाएं भी इनको दी जाएंगी। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण हुआ, तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि यह क्या है? तो यह एक युद्धपोत है। देखिए एक प्रोजेक्ट 17 अल्फा चलाया जा रहा है, इसके तहत कुल 7 युद्धपोत बनाए गए हैं। तो ये 7वां और अंतिम युद्धपोत था। यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब कि यह रडार की पहुंच से बाहर है, छिप सकता है उससे। तो इसमें कुल इसके जो अन्य 6 युद्धपोत हैं वो भी पहाड़ियों के ही नाम पर हैं। तो महेंद्रगिरी आप सब जानते हैं उड़ीसा में स्थित एक पहाड़ी है। इसी तरह से अन्य 6 में INS हिमगिरी है, तारागिरी है, उदयगिरी है, दूनगिरी है और विंध्यगिरी है। तो ये पहाड़ियों के नाम हैं। सागर परिक्रमा पूछा जा सकता है क्या है? यही तो पहले तो ये जान लीजिए कि सागर परिक्रमा एक भारत सरकार का अभियान है जो कि मत्स्य पालन के लिए समुद्र के किनारे किनारे जैसे मत्स्य संपदा योजना हो गई, इनके लिए किसानों को, मछली पालन किसानों को जागरूक करती है, मछुआरों को जागरूक करती है। तो इसके 8वें चरण की शुरुआत की गई। तो कहाँ से शुरुआत की गई? कन्याकुमारी से की गई है। थेंगापट्टनम, यह है थेंगापट्टनम। यह 3 जिलों को कवर करेगा, थूथुकुट्टी, रामनाथपुरम और तिरुनेवेली को। तो ये सागर परिक्रमा आप याद रखेंगे क्या है। देखिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई और इस अधिनियम के तहत राज्यों की विधानसभाओं में और संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका क्या नाम रखा गया इस अधिनियम का? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम था। और यह इस अधिनियम के तहत 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 330A, 332A, 334A। पहले SC/ST के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभाओं में और राज्यों की विधानसभाओं में विशेष प्रावधान किए गए थे। अब ये 330A, 332A, 334 जोड़ करके महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तथा दिल्ली के संबंध में एक 239AA जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक बनाया जा रहा है।
ये अब भारत में जितने भी पेशेवर डॉक्टर हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उनको रेगुलेट करेगा। तो यह जो है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, यानी विश्व की जो फेडरेशन है चिकित्सा शिक्षा की, उससे मान्यता मिल गई है 10 वर्षों के लिए, जो भारत का एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है। तो ये याद रखिएगा आप सब। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को भी एडवाइजरी जारी किया है कि देखिए, आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव मत करिए। जो पैतृक कृषि भूमि है, उनमें जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको उत्तराधिकार नहीं दिया जाता है, महिलाओं को ही संपत्ति नहीं मिलती, तो ट्रांसजेंडर की तो बात दूर है। तो ऐसे में उनको कानूनी उपाय करने की बात कहा मानवाधिकार आयोग ने कि इनको कुछ ऐसा उपाय करिए कि कृषि भूमि में उत्तराधिकार की अनुमति हो और इन्हें बहुउद्देशीय पहचान पत्र भी दिया जाए, आई कार्ड भी दिया जाए। यह ध्यान देने की बात है कि 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिनियम लाया गया इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो इनके अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई है। तो कला और संस्कृति के अब हम महत्वपूर्ण समाचार देखें। नुआखाई उत्सव आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया गया अभी। तो पश्चिमी उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के सिमडेगा पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये मनाया जाता है। नुआखाई वास्तव में नए चावल की फसल या कहें नई फसल आने के अवसर पर मनाया जाता है। फणीगिरी की पहाड़ियाँ चर्चा में रही, फड़ी से शब्द से ही पता चल रहा है कि फन की बात की जा रही है। तो तेलंगाना की एक छोटी सी गांव की यह पहाड़ी है, जहां पर फणीगिरी कलाकृतियां 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक की मिली हैं। और यह जो बुद्धिस्ट प्रतिमा यानी बौद्ध कला थी मूर्ति बनाने की, उससे संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फणीगिरी की कलाकृतियाँ कहाँ हैं, तो ये हैं तेलंगाना में। न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो उसमें ये चर्चा में आई थी। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम इस समय चल रहा है, तो इसके तहत अमृत कलश यात्रा शुरू हुई। तो कब से शुरू हुई? 1 सितंबर से शुरू हुई और पूरे देश भर के ब्लॉक से, पंचायतों से कलश में मिट्टी भर करके नई दिल्ली जाएगी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अमृत वाटिका बनाई गई है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, वहाँ पर उसे रखा जाएगा। तो अमृत कलश यात्रा और मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आप सब याद रखिएगा। देखो, यूनेस्को आप सब जानते ही होंगे कि विश्व की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, उसमें भारत के 2 नए स्थल शामिल कर लिए गए हैं। तो अब कुल कितनी साइट्स हो गई हैं? तो 42। भारत की कुल 42 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। 41वां जो स्थल है वो है शांति निकेतन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था। और जो 42वां स्थल है वो है कर्नाटक में होयसल के मंदिर। ये होयसल के मंदिर एक जगह पर नहीं है, ये समूह है। तो कर्नाटक के वेल्लूर में, हेलीवेडू में और सोमनाथपुरा में जो होयसल के मंदिरों के समूह हैं, उन्हें शामिल किया गया। हाल ही में यूनेस्को की 45वीं सत्र की बैठक सऊदी अरब में हुई, तो वहाँ पर यह निर्णय लिया गया। तो भारत की जो 42 साइट्स हैं, 42 स्थल हैं, उसमें 34 तो प्राकृतिक श्रेणी के हैं, 34 सांस्कृतिक श्रेणी के हैं और 7 प्राकृतिक श्रेणी के हैं, तथा एक स्थल जो है मिश्रित श्रेणी का है, ये याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स ऑफ इंडिया है, उसने एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह कि 2 कार्यक्रम लॉन्च हुए इसके तहत। एक तो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया इंडियन हेरिटेज नाम से, भारतीय विरासत के नाम से, और दूसरा ई अनुज्ञा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ई अनुज्ञा पोर्टल का संबंध किससे है? तो ई अनुज्ञा भारत की विरासतों के संरक्षण के संदर्भ में यह पोर्टल लॉन्च किया गया और इंडिया हेरिटेज ऐप भी लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अब हम महत्वपूर्ण आर्थिक समाचारों की ओर चलें तो देखें कि विश्व मसाला कांग्रेस, भारत वैसे ही मसालों का देश है, तो कहाँ पर मसाला कांग्रेस का आयोजन किया गया, सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो नवी मुंबई के वाशी में किया गया, तो वाशी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? तो
इसकी थीम यह थी कि मसाले के उत्पादन, नवाचार और उत्कृष्टता को लेकर के इसकी थीम रखी गई। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है अफ़गानी है, वह विश्व में एक तिमाही में, पिछली जो तिमाही थी उस तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में सामने आती है। यहाँ से तो प्रश्न नहीं ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपने उत्पादों के लिए किनसे समझौता किया, तो यह पूछा जा सकता है। तो यह समझौता प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के साथ, प्रसार भारती और डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के साथ खादी ग्रामोद्योग अपना जो प्रोडक्ट बनाता है उसका प्रचार प्रसार करेगा। टाटा स्टील बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, इसने यूके में 500 मिलियन पाउंड का एक समझौता किया है, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन से या ऐसी तकनीकी स्टील के क्षेत्र में अडॉप्ट की जाएगी जिससे उत्सर्जन कार्बन का कम से कम हो। नाबार्ड आप सब जानते ही होंगे। तो जो नाबार्ड संस्था है वह कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित इनोवेशन लाने के लिए, नवाचार लाने के लिए UNDP इंडिया एक संस्था है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये इस प्रोग्राम का जो इंडिया वाली संस्था है UNDP इंडिया, इसके साथ मिलकर के नाबार्ड ने एक साझेदारी की है। क्या साझेदारी की है कि कैसे जो है छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी और उनके जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है उसके लिए कैसे नीतियों का निर्माण किया जाए और कैसे ओपन सोर्स डाटा का उपयोग किया जाए। तो नाबार्ड ने किसके साथ इसके लिए समझौता किया, तो नाबार्ड ने इसके लिए UNDP इंडिया के साथ समझौता किया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया। NTPC एनर्जी लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डाउन स्ट्रीम ऊर्जा कंपनी एक है, उसका नाम है नायरा एनर्जी। तो दो नाम आप याद रखिए। NTPC ने किसके साथ समझौता किया, नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया। किस लिए समझौता किया, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किया और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में यानी हरित ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या अवसर हैं, कौन सी तकनीकी अपनाई जाए। तो NTPC ने किससे समझौता किया, नायरा एनर्जी से किया। एक प्रोजेक्ट चल रहा है लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट, इसमें TCS ने डसाल्ट सिस्टम, डसाल्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, तो उसमें जो है इस लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के लिए TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस डसाल्ट के साथ समझौता किया है, जिसमें अपना तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाएगी। देखिए, एक वित्तीय समावेशन सूचकांक निकाला जाता है, ये पूछा जा सकता है कि कौन निकालता है, तो यह निकालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ऑप्शन दे देगा कि क्या नीति आयोग निकालता है, तो ये ध्यान देना है कि नहीं, वित्तीय समावेशन सूचकांक को नीति आयोग नहीं निकालता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निकालता है। ये बहुत पहले नहीं, 2021 में शुरू किया गया। तो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ, निवेश का लाभ, बीमा का लाभ, डाक सेवा का लाभ, पेंशन क्षेत्र का लाभ कितना आम आदमी तक पहुंच रहा है, किस आधार पर यह तय किया जाता है कि वित्तीय समावेशन कितना हुआ है, फाइनेंशियल सिस्टम से लोग कितने जुड़ रहे हैं। तो यह सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया, तो इस सूचकांक में यह कितना है, सुधार हुआ है। तो पिछले वर्ष यह 56.4 पर था, तो इस वर्ष इसका सूचकांक 60.1 है। आगे देखें तो ICRR एक है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, यानी वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात। क्या होता है, बस इसे समझ लीजिए। इसे बंद करने का प्रयास किया, RBI इसे बंद करने का अनुमति जारी कर दी है। तो जब ये एक अस्थायी उपाय है, अस्थायी, जिसमें जो मार्केट में अगर कैश ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा है, तो इसके लिए यह ले आया जाता है। तो अभी 2000 रुपये के नोट बंद हुए, तो इनको कैसे इनकी खपत की जाए, इसके लिए जो है ये ICRR को बंद करने का निर्णय लिया गया है, तो ये याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम चलें तो G20 का सम्मेलन हुआ, आप सब जानते ही हैं, भारत में 9 और 10 सितंबर को। ये कौन सा सम्मेलन था, 18वां सम्मेलन था। 19वां कहाँ होगा, इसी समय याद कर लीजिए, 19वां होगा ब्राज़ील में। इसमें क्या क्या इसकी फाइंडिंग्स थी, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसे हम पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो एक तो अफ्रीकन यूनियन को
G20 का अस्थायी सदस्य बना दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं। इस G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम थी। और क्या क्या निर्णय लिया गया? तो इस सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी बायोफ्यूल पर भारत बहुत जोर दे रहा है, और इसके लिए गठबंधन, जैसे सोलर अलायंस को लेकर के गठबंधन कभी किया गया था, वैसे इस G20 में जैव ईंधन पर गठबंधन की बात की गई है। एक गलियारा शुरू किया गया भारत के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के यूरोप तक। मान लेते हैं कि ये गुजरात है, तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर के खाड़ी देशों तक, जो गल्फ ऑफ पर्सिया है, यहाँ तक एक गलियारा होगा। इसको पूर्वी गलियारा नाम दिया गया। फिर सीधे सऊदी अरब के बीच से रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा। सऊदी अरब से तुर्की होते हुए ये सीधे कहाँ पर चला जाएगा? यूरोपीय देशों को जोड़ेगा। तो यह पूछा जा सकता है कि किस गलियारे पर समझौता किया गया G20 में? तो भारत जो है एक मध्य पूर्व यूरोपीय गलियारे की घोषणा की गई है। तो 2 चरणों में होगा। जो पूर्वी गलियारा होगा वह भारत के गुजरात से लेकर के खाड़ी देशों तक होगा, और दूसरा खाड़ी देशों से यूरोप को जोड़ेगा, जिसे उत्तरी गलियारा कहा गया। इसी G20 के दौरान ही ट्राइका एक संगठन है, इसकी भी बैठक की गई। तो यह पूछा जा सकता है कि ट्राइका में कौन कौन है? तो इंडोनेशिया है, भारत है और ब्राज़ील है। कौन कौन से और महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे? तो सतत विकास पर हमने G20 में बात किया, खाद्य सुरक्षा पर हमने बात किया, जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, और हम सब जानते हैं कि जो SDG 13 है, सतत विकास लक्ष्यों की बात की जाती है, 13 नंबर का, वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ ठोस उपाय अपनाए जाएं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। G20 की स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बड़ा महत्वपूर्ण कारक थी। इसको लेकर के 1999 में इसकी स्थापना की गई G20 देशों की। तो ये थे G20 को लेकर के महत्वपूर्ण समाचार। आगे हम देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो महासभा है, 6 अंगों में से जो महत्वपूर्ण है महासभा, उसका 78वां सत्र हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता पूछा जा सकता है किसने किया था? तो डेनिस फ्रांसिस ने किया था। भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये महत्वपूर्ण है। इस महासभा के 78वें सत्र के बैठक की थीम पूछी जा सकती है। तो थीम है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। क्यों जागृत किया जाए वैश्विक एकजुटता? क्योंकि शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता लानी है। कब तक ले आ देनी है? 2030 तक जो सतत विकास का एजेंडा है उस पर तेजी से कार्रवाई हो। तो यह इसकी थीम थी कि विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। इसी 78वें सत्र के दौरान ही न्यूयॉर्क में सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में एक पहल की, वह पहल ग्लोबल साउथ को लेकर के है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की बात की जाती है, पिछड़े देशों की बात की जाती है। तो ये इनके लिए इनकी क्षमता निर्माण, इनकी कैपेसिटी की बिल्डिंग की जाए, क्षमता निर्माण की बात की जाए। तो इसको लेकर के भारत ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया UN के साथ मिलकर के, वो है इंडियन यूनियन बिल्डिंग इनिशिएटिव, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो ये याद रखिएगा, क्षमता निर्माण को लेकर के भारत की पहल है। किससे संबंधित है? ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब विकसित विकासशील देशों से, ये याद रखिएगा। इप्सा एक संगठन है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का। इसकी 11वीं त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक भी इसी के दौरान की गई न्यूयॉर्क में। तो ये आप याद रखेंगे। अमेरिका में 25वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें भारत के जो नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार, उन्होंने भाग लिया है।
भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच मालाबार अभ्यास होता है, सी ड्राइव अभ्यास होता है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, टाइगर ट्रायम्फ। इन अभ्यासों में भारत कैसे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, इस पर विचार विमर्श किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई, तो वो अमेरिका में आयोजित की गई, ये आप याद रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 8 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया, तो सऊदी अरब के साथ। बड़े समझौते किए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, समुद्री जल के अलवणीकरण, भारत का जो सिडबी है और सऊदी अरब का एसएमई बैंक है उसके बीच। तो बहुत सारे सहयोग भारत ने इन 8 क्षेत्रों में किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई, तो वाशिंगटन में आयोजित की गई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमेशा से चर्चा में रहा है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त रूप से समुद्री गतिविधियों के लिए और साइबर क्षेत्र में सहयोग के लिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए इस 2+2 वार्ता में बातचीत की गई। तो रक्षा के क्षेत्र में जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो प्रौद्योगिकी है, आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाती है, सप्लाई चेन न बाधित हो, तो इन सब के लिए इस 2+2 वार्ता में बैठक की गई। यह वार्ता कहाँ पर की गई है, ये वार्ता की गई है वाशिंगटन में। डैनियल तूफान पूछा जा सकता है, कहाँ पर आया था हाल में, इसने लीबिया और ग्रीस में भारी तबाही मचाई। तो ये भूमध्य सागर का एक तूफान था, इसे वहाँ पर मेडिकेन नाम भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग मारे गए लीबिया में, तो बांध टूट गया तो पानी के बहाव में बहुत सारे लोग मारे गए। तो डैनियल तूफान याद रखिएगा, लीबिया और ग्रीस में आया। भारत और बांग्लादेश के बीच जो हमारा डिजिटल भुगतान तंत्र है, जो हमारा यूपीआई है, जो हमारी संस्था एनपीसीआई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। अनेक देशों के साथ लगातार समझौता किया जा रहा है। तो हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान पर किस देश के साथ समझौता किया, तो बांग्लादेश के साथ किया है। ये इसमें और भी देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। तो जब भी न्यूज़ में आए तो आप ये याद रखिएगा डिजिटल भुगतान के लिए किन किन देशों से हो रहा है। कौन सा देश गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, तो मैक्सिको। सांतो किल्मन कहाँ के प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए हैं, तो एक देश है वनुवातु, प्रशांत द्वीपीय देश है, पैसिफिक में छोटा सा द्वीप है। नेपाल में एक जगह है ललितपुर, वहाँ पर काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव मनाया गया। यहाँ पर इस सम्मेलन में, इस महोत्सव में जो भारत के प्रोफेसर अवधेश प्रधान हैं, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल हैं, अभिनेत्री और लेखिका दिव्या दत्ता और अभिनेत्री मनीषा कोइराला को यशस्वी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे हम प्रौद्योगिकी और विज्ञान यानी साइंस और टेक में क्या महत्वपूर्ण समाचार हैं, अगर उनको लेकर के हम चर्चा करें तो देखते हैं कि निपाह वायरस चर्चा में हाल ही में रहा। तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका संक्रमण कहाँ पर फैला, तो केरल के कोझिकोड में फैला, केरल के कोझिकोड में। और इसको लेकर के ट्रू नॉट टेस्ट की अनुमति दे दी गई। ट्रू नॉट टेस्ट क्या है, तो जैसे कोविड में हमने देखा था चिप आधारित टेस्ट बहुत सारे किए जा रहे थे, तो एक तरह की किट है, आरटीपीसीआर किट है। आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉली चेन रिएक्शन किट है, जिसमें एक चिप लगा होगा, उससे यह ट्रू नॉट टेस्ट किया जाता है। तो निपाह वायरस के लिए इस ट्रू नॉट टेस्ट की अनुमति दी गई थी हाल में। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी जूनोटिक यानी जंतुओं से मनुष्यों में फैलता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए वैनेडियम एक दुर्लभ धातु है, ये हाल ही में इसकी खोज हुई है। कहाँ पर खोज हुई, तो गुजरात के खंभात की खाड़ी में हुई है। गुजरात के ऊपर की तरफ जो खाड़ी है कच्छ की खाड़ी है, और दक्षिण की तरफ जो खाड़ी है वो खंभात की खाड़ी है, तो याद रखेंगे। ये जो खनिज पदार्थ की खोज की, तो ये जो है टिटैनो मैग्नेटाइट खनिज के भीतर से ये खोज की गई है। कहाँ कहाँ वैनेडियम का उपयोग होता है, तो मिश्र धातु बनाने में, स्टील के मिश्र धातु बनाने में, बैटरी के निर्माण में, ऊर्जा के भंडारण में और इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों में इसका उपयोग किया जाता है।
आप सब तो आदित्य L1 मिशन जानते ही होंगे। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसरो ने इसे लॉन्च किया तो किस यान से लॉन्च किया? PSLV C-57 से लॉन्च किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, अब तो इसका नाम भी बदल गया है, LM भी हो गया है। L1 पॉइंट तक यह रॉकेट जाएगा। L1 क्या है, तो यह लैग्रेंज पॉइंट इसको कहा जाता है, यानी वह अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच जहाँ पर यह यान जाएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी दूरी है, मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ है, और ये यान यहाँ पर जा कर के चक्कर लगाएगा, तो ये लैग्रेंज पॉइंट हो गया, इसके आगे नहीं जा पाएगा। तो ये सारी दूरी का मात्र 1% है, यानी जितनी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है मात्र 1% पर यह L1 पॉइंट है, और यहाँ तक पहुँचने में कुल 125 दिन लगेंगे। क्या काम करेगा ये मिशन वहाँ पर जा कर के, तो सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। अगला हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण समाचार देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए और उनको ठीक करने के लिए भी, इलाज के लिए भी एक नई तकनीक का विकास किया है। वो तकनीकी ये है कि सोने और तांबे के सल्फाइड के हाइब्रिड नैनो कण बनाए गए इनके द्वारा। तो ये हाइब्रिड नैनो कण क्या करते हैं, ताप के उपयोग से कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं और ध्वनि तरंगों का उपयोग करके उनका पता भी लगाते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फाइड का प्रयोग कहाँ पर, उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कैंसर के निदान में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। जापान भी चाँद पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो जाक्सा है। तो जाक्सा के द्वारा जो कोशिश की गई वह यह है कि वहाँ का एक चंद्र लैंडर है स्लिम। तो स्लिम पूछा जा सकता है क्या है, तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून है। यह फरवरी 2024 में चाँद पर उतरेगा। तो जहाँ पर जापान का यह यान उतरेगा उसे मेयर नेक्टोरिस उस जगह को कहा जाता है। भारत ऐसा चौथा देश है जो चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। अगर जापान सफल होता है तो जापान 5वां देश बन जाएगा। देखिए, भारत वालों ने एक अस्पताल बनाया है आपदा के लिए। उस अस्पताल को पूछा जा सकता है कौन सा अस्पताल है, तो उसको नाम दिया गया आरोग्य मैत्री। तो वो क्यूब में है, टुकड़े टुकड़े में है, तो कुल 72 क्यूब्स में है। आपदा में उसे मात्र 8 मिनट में जोड़ करके सक्रिय किया जा सकता है। इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी है, मिनी ICU भी है, वेंटिलेटर भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि आरोग्य मैत्री क्या है, तो आपदा के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया अस्पताल है। समुद्री टार्डिग्रेड एक तरह के जीव होते हैं। जीव क्या हम इन्हें कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव हैं। कौन से जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के रामेश्वरम के आसपास इनकी खोज की गई और कोचीन विश्वविद्यालय जो है विज्ञान और तकनीकी का, कोचीन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका नाम, इस टार्डिग्रेड का नाम जो है, कलाम, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हैं, रहे हैं, उनके नाम पर रखा गया। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया बैटिलिप्स कलामी। तो बैटिलिप्स कलामी याद रखिएगा क्या है, तो टार्डिग्रेड की एक प्रजाति है। इसे वाटर बियर के नाम से भी हम जानते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अन्य महत्वपूर्ण समाचार हम देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली एक बस का शुभारंभ किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में इंडिया गेट पर किया गया। और क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है, भारत का नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है, 2070 है। यह बसें किसने शुरू की, तो इंडियन ऑयल ने शुरू की। कहाँ कहाँ ये बसें चलेंगी, तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चलेंगी। कितनी बसें लॉन्च की गई, तो कुल 15 बसें लॉन्च की गई हैं। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य चर्चा में आया। यह देश का 55वां बाघ अभयारण्य होगा, टाइगर रिजर्व होगा, और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 54वां बाघ अभयारण्य कौन था, तो राजस्थान का धौलपुर करौली था।
देखिए हाथी महोत्सव से प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर मनाया गया, तो यह मनाया गया है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच में स्थित है। बांध सुरक्षा पर प्रश्न पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जयपुर में किया गया है। हरित जलवायु कोष जो UNFCCC के तहत विकासशील देशों की लगातार मांग थी कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाए, कि विकसित देशों ने पहले जो कार्बन उत्सर्जन किया उस कारण जलवायु परिवर्तन हुआ, तो विकासशील देशों की मांग पर इस क्लाइमेट फंड में ब्रिटेन ने हाल ही में कितने डॉलर की मदद की, तो 2 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद इन्होंने किया है। पहली देश की सोलर सिटी कौन सी बनने वाली है, तो वो बनने वाली है सांची। देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश में सांची है, और मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य यह है कि सबसे पहले देश का नेट जीरो शहर इसे बना दिया जाए। देखिए अमेरिका की एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसने भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के कारण जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है, भूजल में कमी का एक आकलन किया है। इसने कहा है कि 2041 से 80 के बीच भारत के ग्राउंड वाटर में 3 गुना की कमी हो जाएगी। तो ये 3 गुना की कमी याद रखिएगा। 13 हिमालयी राज्यों की कैपेसिटी कितनी है, वहन क्षमता कितनी है, इसको लेकर के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक समिति गठित की। देखो सब लोग पहाड़ी राज्यों में घूमने जाते हैं तो उनकी एक लिमिट है, इससे पहाड़ों के इन्वायरमेंट को, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। इसे लेकर के जो एक जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट है, इसके देख रेख में यह विशेषज्ञ पैनल काम करेगा और बताएगा कि कितने पर्यटकों को आने की अनुमति दी जाए, या इन ग्लेशियरों को कैसे बचाया जाए, पहाड़ी राज्यों को की पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। एक फंगा अभियान आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, इसकी पहल किसने शुरू किया, तो यह संयुक्त राष्ट्र का ये की पहल है जैव विविधता को लेकर के। वास्तव में जब हम लोग बोल चाल में फ्लोरा और फना का इस्तेमाल करते हैं तो इसने कहा कि फ्लोरा और फना के साथ साथ हम जो है फंगा शब्द का भी प्रयोग करें, कवकों पर भी ध्यान दें, कवक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसको लेकर के IUCN जैसी संस्था ने भी कहा कि हम अपनी ऐसी भाषा बनाएं जिसमें कवकों को शामिल किया जाए, तो माइकोलॉजिकली इंक्लूसिव भाषा की बात की जाती है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा भी जाता है, तो ये पूछा जा सकता है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, आप याद रखेंगे। कोले आर्द्र भूमि कहाँ पर है, ये चर्चा में रही, तो ये केरल में है। क्यों चर्चा में रही, यहाँ पर एक विदेशी प्रजाति का पौधा है, उसका वो है कैबोम्बा फुरकोटा। इसकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, व्यापक पैमाने पर इसमें फूल आता है और यह तेज़ी से फैल रहा है, तो कोले आर्द्र भूमि इसके कारण नष्ट हो रही है। ये इतना ज़्यादा फूल है कि इसको आता है एक साथ कि इसको पिंक ब्लूम कहा जाता है। तो कोले आर्द्र भूमि पूछा जा सकता है केरल में है, तो चलकुडा नदी से लेकर के भरतपुझा नदी के बीच में यह फैली हुई है। एक वृक्ष है कोनोकार्पस। कोनोकार्पस पर गुजरात सरकार ने रोक लगा दिया है, इससे पहले तेलंगाना सरकार ने इस पर रोक लगाया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों रोक लगाया गया इस वृक्ष पर, तो पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है, अत्यधिक जलदोहन की क्षमता से युक्त है ये। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों की बात करें तो देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स अनेक संस्थान निकालते हैं, तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो संस्था है उसके द्वारा यह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई। इसमें 108 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि जो टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग है उसमें किस विश्वविद्यालय को पहली रैंक मिली, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूके का है उसे पहली रैंक मिली है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान तथा मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MTI इसको तीसरा स्थान मिला है। भारत के IISc बेंगलुरु को यानी भारतीय विज्ञान संस्थान को 201 से 250 के बीच रैंक प्राप्त हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आप सब जानते होंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन संस्था निकालती है, WIPO के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 132 देशों में भारत की रैंक 40 है। प्रतिवर्ष लगभग
इसी के आसपास भारत की रैंक रहती है। तो भारत की रैंक याद रखिएगा 40। पहली रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की है, दूसरी स्वीडन और तीसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। वीपो का मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है? जिनेवा में है। भारत में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जलवायु निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों पर एक रिपोर्ट किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने जारी किया और कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो कार्रवाई कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन है, उसमें भारत ने तेज़ी से वृद्धि की है। तो कार्बन के न्यूनीकरण के लिए भारत तेज़ी से अच्छा कार्य कर रहा है। देखिए, स्टेट ऑफ द राइनो 2033 रिपोर्ट जारी की गई, यानी विश्व में गैंडों की क्या स्थिति है। तो कौन जारी करता है? इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय गैंडा संघ बना हुआ है, वो जारी करता है। इन गैंडों की कुल 5 प्रजातियां हैं। अफ्रीका में 2 और एशिया में 3 पाई जाती हैं। तो अफ्रीका में जो गैंडों की प्रजातियां हैं उसमें जो है सफ़ेद गैंडा और काला गैंडा अफ्रीका में पाया जाता है, और एशिया में भारतीय गैंडा जो एक सींग वाला गैंडा है, और जावा और सुमात्रा गैंडा इंडोनेशिया में है। ये 5 याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी गैंडों की प्रजातियां हैं या इनमें से नहीं हैं? तो इनमें उल्लेखनीय रूप से शिकार के कारण गिरावट आ रही है, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी इन पर पड़ रहा है, इनकी संख्या पर। तो ये महत्वपूर्ण है। विश्व जो गैंडा संघ है उसने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो 78वां सत्र हुआ, इसमें WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च रक्तचाप पर एक रिपोर्ट जाहिर की, और इस रिपोर्ट का नाम दिया द रेस अगेंस्ट द साइलेंट किलर, यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर नाम दिया गया है, और इसके कारण भविष्य में बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है। तो विश्व को हाई ब्लड प्रेशर से जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो ये याद रखिएगा। किसने यह रिपोर्ट जारी किया? तो WHO ने यह रिपोर्ट जारी किया है। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, यानी विश्व भर में शिक्षा को लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया। किसने किया? यूनेस्को ने किया। UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो है केरल की एक पहल है, स्कूल वीक की पहल। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उल्लेख यूनेस्को की इस रिपोर्ट में किया गया कि केरल की यह स्कूल वीक की पहल बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया है। 15,000 स्कूलों को लेकर के इसने कंटेंट का निर्माण किया। सहयोग एक दूसरे की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे इसने जो है स्कूल वीक की पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट एक संस्था है US की, न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, इसने जाहिर की। तो कौन विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश हैं? तो भैया स्विट्जरलैंड को इसमें पहली रैंक मिली है। भारत को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 31 नंबर पर भारत था, एक रैंक की सुधार हुई है। श्रेयस योजना क्या है? तो श्रेयस योजना SC और OBC वर्ग के छात्रों को जो नेशनल लेवल पर फेलोशिप दी जाती है वह है श्रेयस योजना। और महत्वपूर्ण विश्व योजनाओं में देखें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाल ही में लॉन्च की गई। इसका क्या मतलब है विश्वकर्मा योजना का? तो देखिए, कुछ परंपरागत व्यवसाय हैं जैसे नाई, धोबी इत्यादि के जो परंपरागत व्यवसाय हैं, जहां पर मशीनों का उपयोग नहीं होता है, केवल हाथ से काम लिया जाता है, तो इनको जो है ऋण देने के लिए तो 3 लाख शिल्पकारों को और कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। कितना तक का ऋण दिया जाएगा? 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, और इस ऋण पर 8% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे उनको कौशल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और 15,000 रुपये तक का टूल किट भी दिया जाएगा। तो इसके तहत कितने कारीगरों को लाभ मिलेगा? 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलेगा। तो 30 लाख कारीगरों को लाभ मिलेगा। कितने का ऋण दिया जाएगा? 3 लाख का। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। एक कोर्ट परियोजना चल रही है 2007 से। यह कोर्ट परियोजना जो है नेशनल गवर्नेंस योजना का हिस्सा है। इसमें जो न्यायपालिका के अभिलेख हैं उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है कि जो फाइलें हैं वो डिजिटल रूप में आ जाएं। तो इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई, यह आप याद रखेंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप सब जानते हैं कि मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। तो इसमें जो है एलपीजी कनेक्शन को बढ़ा दिया गया। अब ये इसका विस्तार 75 लाख लोगों तक हो गया है। इसमें जो अब कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। तो नया जो है 75 लाख कनेक्शन दिया जाएगा और नए 75 लाख कनेक्शन से कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। 2016 में इस उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। देखिए, जो जन आरोग्य योजना थी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था, क्रमशः इनके 5 वर्ष और 2 वर्ष पूरे हुए, तो इन पर आरोग्य मंथन नई दिल्ली में किया गया। पुरस्कारों की बात देखें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कई लोग नवाजे गए। इसमें भारत के एक डॉक्टर आर रविकन्नन हैं, इनको हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ का अवार्ड दिया गया, इस श्रेणी में अवार्ड दिया गया। ये कैंसर का इलाज करने के लिए भारत के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। स्वाति नायक, इनको कृषि के क्षेत्र का नॉर्मल बोरलाग फील्ड अवार्ड दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो फिलीपींस के मनीला में है, वहाँ पर ये दक्षिण एशिया के क्षेत्र में बीज प्रणाली और उत्पादन प्रबंधन की प्रमुख है। इन्हें स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार 4 नई श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दे रही है। तो ये कौन कौन से नए पुरस्कार हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें तो एक दिया जाएगा विज्ञान रत्न, और दूसरा दिया जाएगा विज्ञान श्री, तीसरा दिया जाएगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार युवाओं के लिए, और चौथा होगा विज्ञान टीम। तो ये कब दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर हर वर्ष दिया जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 23 अगस्त को हम कहाँ पर पहुँचे थे, हमारा जो लैंडर था वो चाँद पर पहुँच गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को सिंगापुर की एक ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनना चाहिए लेकिन फिर भी फैक्ट्स है तो देख लीजिए। राइट्स एक सरकारी कंपनी है, इस राइट्स का फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। यह एक मिनी रत्न कंपनी है। इस कंपनी को सेफ्टी इनोवेशन, यानी इसने जो काम किया वो सुरक्षा, यानी जो ये डिब्बे बनाएगी या जो कुछ भी कार्य करेगी सुरक्षा के क्षेत्र में इसने नवाचार लाने का काम किया है। सिक्योरिटी ज़्यादा है, सेफ्टी ज़्यादा है, तो इसको जो है इसमें ये अवार्ड दिया गया, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023। तो याद रखिएगा राइट्स को। अदीब अहमद कौन है, तो ये जो है अबू धाबी में लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं। इनको ग्लोबल फिनटेक अवार्ड, फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज अवार्ड, ये जो फ़ोनपे है, जो इतने भी एटीएम की कंपनीज़ हैं, ये सब जो भी नवाचार लेकर के आती हैं पेमेंट सिस्टम को लेकर के, ये सब फिनटेक कही जाती हैं। तो ये फिनटेक अवार्ड दिया गया किसको, अदीब अहमद को। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लें तो ऑपरेशन सजग पूछा जा सकता है, किसका अभ्यास है, तो तटरक्षक बलों का अभ्यास है। सिम्बेक्स 2023 अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच का अभ्यास है। देखो, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के बीच एक हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहला जो है एक अभ्यास किया गया है। इसमें भारत की किस युद्धपोत ने भाग लिया, तो INS सह्याद्री ने, ये याद रखिएगा। वरुण 23, ये जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच का नौसेना अभ्यास है वरुण। ये कहाँ पर हुआ, अरब सागर में हुआ। 2023 टाइम्स जो समूह है, टाइम्स पत्रिका समूह है, 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड की एक सूची जारी की गई, यानी उभरते हुए कौन लीडर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड को, विश्व को शेप किया, आकार दिया। तो इसमें, इस सूची में भारत के 3 लोग शामिल हैं। एक भारतीय टीम के हॉकी कप्तान हरमनप्रीत कौर,
भारत की नंदिता वेंकटेश्वर और वीनू डैनियल। नंदिता, वीनू और हरमनप्रीत, ये 3 लोग। और एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है नवारुण दास गुप्ता, तो इनको जगह दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट्स देख लें तो नियुक्तियों में श्रीनिवासन के स्वामी भारत के जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेश नाम्बियार नैस्कॉम जो नेशनल एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। आर माधवन जो FTII है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान है, आर माधवन उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। जया वर्मा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई हैं। और रेलवे बोर्ड 1950 में बना, तब से अब तक कोई महिला नहीं बनी थी, तो ये पहली महिला हैं जो इस पद को संभालेंगी, तो ये महत्वपूर्ण है। सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये मलयालम सिनेमा के अभिनेता हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए जिनसे प्रश्न बन सकता है। जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे और कम्युनिस्ट नेता थे, इनका हाल में निधन हुआ। सरोजा वैद्यनाथन, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना थीं, ये कर्नाटक के बेल्लारी में पैदा हुई थीं जहाँ लोहे की खान है, आप सब जानते होंगे। गीता मेहता, ये प्रख्यात लेखिका थीं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन थी, इनका भी देहावसान हुआ। इयान विल्मुट से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि जो पहला क्लोन बना था दुनिया में वो डाली नामक भेड़ का था। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों के समूह में ये इयान विल्मुट शामिल थे, तो ये पूछा जा सकता है। देखिए बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उस्ताद अली जैकी हैदर, इनका हाल में निधन हुआ, तो ये उस्ताद अली जैकी से पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये संगीत से संबंधित थे, ये रुद्र वीणा बजाते थे। साथ ही असद अली खान के शिष्य थे। जयपुर बीनकर घराना एक है, उस जयपुर घराने में जो है खंडार बानी शैली के ये अंतिम प्रतिपादक थे। हम महत्वपूर्ण खेल समाचारों की ओर चलें तो अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता हुई, इसमें पूछा जा सकता है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ अमेरिका की हैं, इन्होंने जीता। तथा मिश्रित युगल श्रेणी में देनिलीना, ये एक में नाम है देनिलीना, और रूस के हैली बारा ने जीता। एशियन गेम्स 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम स्वर्ण पदक लेकर के आई। एशियन गेम पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो अभी केवल यहाँ पर महिला क्रिकेट टीम का जिक्र है। ये याद रखिएगा कि कौन सा पदक लेकर के आई, तो ये स्वर्ण पदक लेकर के आई। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी हुआ। मोटो जीपी ये बाइक की रेसिंग हुई, इसमें कौन कौन जीता, तो सबसे श्रेणी 1 में मार्को बेजेची, ये पूछा जा सकता है, इटली ने जीता। मोटो 2 श्रेणी में जॉर्ज मार्टिन जो स्पेन के हैं। मोटो 3 श्रेणी में फैबियो क्वार्टरो जो फ्रांस के हैं, इन्होंने जीता। तो मार्को बेजेची का नाम याद रखिएगा, यही सबसे पहले जो है ये पूछा जा सकता है। एक इंटरनेशनल ये शूटिंग फेडरेशन का जो विश्व कप है, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ विश्व कप है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। तो इलावेलिन वलवीरन ने जो है महिलाओं की 10 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण जीता और निश्चल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता है। क्रिकेट का जो एशिया कप था ये भारत ने श्रीलंका को हरा करके जीता और यह भारत की 8वीं जीत थी। अब देखिए इसमें कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, तो ये पूछा जा सकता है। मैन ऑफ द मैच कौन थे, रविंद्र जडेजा थे। इसमें जो है मोहम्मद सिराज को फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया और जडेजा को कैच ऑफ द मैच। सिमोना हैलेप ये टेनिस की बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर अभी देखो डोपिंग का प्रतिबंध लगाया गया, डोपिंग के कारण 4 वर्ष का, तो पूछा जा सकता है। सिमोना हैलेप रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। कौन जीता इस बार का 23 का डूरंड कप, मोहन बागान ने जीता। किसको हरा करके जीता, ईस्ट बंगाल को हरा करके जीता है। भारत ने पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 जीता है। यह कहाँ पर हुआ था, तो ओमान के सल्लाह में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है।
अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, सैफ का मतलब दक्षिण एशियाई देशों की जो फुटबॉल की चैंपियनशिप है, ये भी भारत ने जीती है बांग्लादेश को हरा करके, तो इम्पॉर्टेंट है। भारत की किरण जार्ज ने जो इंडोनेशिया का बैडमिंटन मास्टर्स है वो जीता है, जापान की कु ताकाहाशी को हराया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, क्योंकि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन एक हुआ सर्बिया के बेलग्रेड में, तो भारत के अंतिम पंघाल ने यहाँ अंतिम पदक यानी कांस्य पदक जीता 53 किलोग्राम भार वर्ग में। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाई गई, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ पर व्यापार प्रदर्शनी, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा से हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े अभी, एक तो मोटो जीपी का आयोजन बुद्धा इंटरनेशनल सर्किल जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ पर हुआ, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर योजना लागू की है। यह जो 1 लाख से अधिक आबादी के शहर होंगे, ऐसे 100 पिछड़े शहरों में लागू की जाएगी कि इनमें मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं और इन आकांक्षी शहरों की श्रेणी से इनको तेज़ी से बाहर निकाला जाए। इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो बसे हुए देश हैं, इनके चीफ ऑफ आर्मीज़ जो आर्मी के सेना के प्रमुख हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में नए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। G20 अध्यक्षता में अवसंरचना यानी इंफ्रा कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में की गई। अब हम सब जानते हैं कि नया संसद भवन बन गया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराने संसद भवन को क्या नाम दे दिया गया है? तो पुराने संसद भवन का एक नाम दे दिया गया संविधान सदन। स्वच्छता ही सेवा अभियान इस समय चल रहा है, तो स्वच्छता पखवाड़ा कहाँ से शुरू किया गया ये पूछा जा सकता है, तो जयपुर से शुरू किया है। दवा की एक कंपनी है सिप्ला, इसने जो है ड्रोन से अपनी डिलीवरी सेवा शुरू करने की बात की है। किस राज्य में शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। नागोर्नो कराबाग का एक क्षेत्र बहुत बार समाचारों में रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर युद्ध विराम के लिए रूस ने एक प्रस्ताव बनाया, तो उस पर दोनों देश सहमत हो गए हैं। किन दो देशों के बीच ये नागोर्नो कराबाग विवाद का मुद्दा है? अजरबैजान का और आर्मेनिया का। तो इस पर प्रशासन शासन अजरबैजान करता है, अजरबैजान का हिस्सा है नागोर्नो कराबाग, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है ज़्यादातर बहुतायत में वो आर्मेनियाई मूल की है, इसलिए यहाँ पर युद्ध होते रहे हैं। भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं थर्मन षणमुगरत्नम, इनको जो है ये सिंगापुर के, ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना है। ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेजन कंपनी ने किस कंपनी के साथ जो है $4 बिलियन का निवेश किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है एंथ्रोपिक, इसमें जो है निवेश किया है। जापान की जो एक हिटाची कंपनी, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, इसने जो है NPCI के साथ मिलकर के भारत में पहला वाइट लेवल UPI ATM, अब UPI से पैसे निकलेंगे यहाँ पर, यानी किसी जो है ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया? हिटाची ने लॉन्च किया, ये याद रखिएगा। एक्सिस बैंक ने देखिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये किसके लिए लॉन्च किया नियो फॉर बैंकिंग? ये MSMEs के लिए, यानी जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए। किस बैंक ने किया? एक्सिस बैंक ने किया, ये याद रखिएगा। RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कपोल सहकारी बैंक पर अभी प्रतिबंध लगाया। देखिए, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक स्वदेशी सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर बनाया है। ये क्या काम करेगा? ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इनका उत्सर्जन कम करेगा, यानी नाइट्रोजन को NO, NO2 और N2O जैसे उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये हमने देखे कुछ सितंबर महीने के महत्वपूर्ण समाचार, इन्हें आप सब ध्यान से पढ़िएगा। निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।